नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो में, जिसमें हम कराते हैं आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से जिन्होंने कुछ अपना अलग मुकाम हासिल किया है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अनामिका जी से। अनामिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। तो आज अनामिका जी मैनेजिंग डायरेक्टर डेस्टिनी टूर्स में है। जी हाँ, डेस्टिनी टूर्स को ये ऑपरेट करती हैं और ये कंपनी जो है कई चीज़ें ऐसे लोगों को प्रोवाइड कराती हैं जहाँ पे हम ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि अगर हमें बैंकॉक जाना हो या फिर हमें यूएस जाना हो, पढ़ाई करना है, तो हम अगर दुबई में अगर कहीं हमारा सिलेक्शन हो जाता है या फिर ब्रिटिश में जाकर के हमें अगर पढ़ाई करनी है तो हम कहाँ रुकें, कहाँ खाना खाएं, किस तरह से हम अपने आप को मैनेज करें। तो इस तरह की कुछ काम अनामिका जी कराती हैं। तो क्या है डेस्टिनी टूर्स, इसके बारे में हम करेंगे विस्तार से बातचीत। तो पहले एक बार फिर से स्वागत है द सुधांशु शो। थैंक यू सो मच। पहले डेस्टिनी टूर्स क्या है? डेस्टिनी ट्रैवल्स एंड टूर्स एक कंपनी है सर, बेसिकली वाराणसी बेस्ड ट्रैवल कंपनी है जी। और हम लोग का जो मेजर पार्ट है वो टूर्स का है, टूर मैनेजिंग का है। चाहे किसी को इंडिया घूमना हो, वाराणसी घूमना हो या अब्रॉड में किसी भी कंट्री में जाना हो, उनका पर्सनल ट्रिप है, ऑफिशियल ट्रिप पे जा रहे हैं वो, इसके अलग अलग वर्टिकल्स होते हैं सर। वो क्या क्या चीज़ें हमसे ले रहे हैं, केवल होटल बुक करा रहे हैं, केवल फ्लाइट टिकट्स ले रहे हैं, या फैमिली टूर है या पर्सनल टूर है, हनीमून है, कॉर्पोरेट है, तो उनको पूरी सर्विसेज चाहिए। लाइक फ्लाइट टिकट कर दीजिए, वहाँ की एयरपोर्ट ट्रांसफर्स कर दीजिए, वहाँ का टूर पैकेज पूरा असेंबल कर दीजिए कि कहाँ कहाँ जाना होता है, होटल किस मील पे बुक रहेगा। कुछ स्पेशल टूर्स होते हैं, जैसे किसी को स्पोर्ट्स से रिलेटेड विजिट करनी है। हमने कई पहले टूर ऐसे भी ऑर्गेनाइज करे हैं, या आप उनके स्पेशल इंटरेस्ट के टूर होते हैं कि कोच वगैरह गए हैं, आपके आजमगढ़ के हमारे कुछ क्लाइंट हैं, सो पूरी टीम लेके जाते हैं। सो उनका ये सारा, उनको वीज़ा असिस्टेंस देना, एम्बेसी में उनके लिए अप्रोच करना और वीज़ा लगवाना, पासपोर्ट किसी का रिन्यू है या नया बनवाना है उसके लिए असिस्टेंस देना, देन टूर पैकेज बनाना। टूर पैकेज बनाना एक मेजर पार्ट है हमारा, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है। टूर पैकेज का मतलब एक ऐसी चीज़ जिसमें आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं घूमने के लिए। आपका फॉर एग्जांपल वाराणसी से किसी को अगर यूरोप जाना है तो यहाँ से शुरू होगी उनकी, पहले तो हम उनका पासपोर्ट की अवेलेबिलिटी, एलिजिबिलिटी देखेंगे कि वैलिड है कि नहीं। देन पासपोर्ट के बाद वीज़ा लगवाएंगे, उनका वीज़ा लग जाता है तो हम इसमें प्रोसेस करते हैं। कुछ कंट्रीज ऐसी जहाँ का वीज़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट है और टाइम टेकिंग है, कुछ कंट्रीज जहाँ का ऑन अराइवल है या इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है जो 10 से 15 दिन के अंदर आ जाता है। सो ये सारी चीज़ें देखने के बाद उनका एयरपोर्ट, उनके घर से लेके एयरपोर्ट तक का ड्रॉप, देन फ्लाइट टिकट, देन वहाँ का एयरपोर्ट ट्रांसफ़र, होटल बुकिंग, उसके बाद नेक्स्ट डे से वो कहाँ कहाँ जाएंगे, उनका घूमना फिरना और ये सारी चीज़ सारा कुछ आप मैनेज करती हैं। राइट सर। अभी आपने पासपोर्ट की बात की, तो क्या पासपोर्ट भी बनवा देती हैं? नहीं सर, पासपोर्ट बनाना ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री का, मैं असिस्ट करती हूँ सर। अच्छा। हाँ। और अगर मान लीजिए कहीं हमें जाने का है, सपोज दैट कई हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे, तो अगर उन्हें जाने का मूड है, मान लीजिए यूएस, न्यूयॉर्क जाना है, न्यूयॉर्क सिटी देखना है, तो पासपोर्ट अगर उनके पास वैलिड पासपोर्ट है तो क्या वीजा वगैरह कैसे बनेगा? देखिए, आपने बहुत डिफिकल्ट कंट्री का नाम लिया है। यूएसए का वीज़ा कंपैरेटिवली कंपेयर टू अदर कंट्रीज काफ़ी डिफिकल्ट है जी। एक तो ये सारी कंट्री अराइवल्स पे बहुत वॉच करती है कि मेरे पास जो एंट्रीज आ रही हैं वो लीगल आ रही है, क्योंकि टूरिज्म कभी भी आपको, अगर आप टूरिज्म पर्पज से कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो वो टूरिज्म ही होनी चाहिए, उसमें कोई रेम्युनरेटी पर्पज शामिल नहीं होना चाहिए। सो अगर घूमने के पर्पज से जा रहे हैं तो टूरिस्ट वीज़ा होता है, अदर पर्पज से जा रहे हैं, अब डिपेंड करता है कि क्या पर्पज है उनका। जॉब के लिए जा रहे हैं तो एक अलग वर्टिकल हो गया, उसमें हमारा रोल काफ़ी कम रहता है या शून्य के बराबर रहता है, वो फिर कंपनी का काम होता है उनका वीज़ा लगवाना या जो भी करना। हम फ्लाइट टिकट दे देते हैं सब सारी फॉर्मेलिटीज़ होने के बाद। सो यूएसए का हम टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं, उनके बहुत सारे सर प्रोसेस होते हैं, आईटीआर जमा करना होता है, बैंक में आपकी लिक्विडिटी कितनी है ये देखना होता है, वीज़ा की क्या वैलिडिटी है। इवन यूएसए एंड कई कंट्रीज ऐसी है जो आपका
पूरा बैकग्राउंड चेक करती है। आपका कोई ऐसा इलीगल केस तो आप पे नहीं चल रहा है, आप फेयर तो हैं, आपका नाम चेंज तो नहीं हुआ है। जब फॉर्म भरेंगे तो हमें भी बहुत सी चीज़ें दिखती हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वीज़ा बनवाने की किसकी बनेगी? वो सर एम्बेसी की सारी जिम्मेदारी एम्बेसी की है, हम उनको असिस्ट करते हैं। एक वेफेस करके एसोसिएशन है जो वीज़ा करने के लिए सारी कंट्रीज का वीज़ा करने के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, उसके थ्रू हम वीज़ा उनका अप्लाई कराते हैं। अच्छा, उस प्रोसेस के थ्रू होता है। यानी कि वो जो विजिटर है ही हैज टू अप्लाई द वीज़ा। वो डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वीएफएस की वेबसाइट होती है, वहां जाकर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख करके, जैसे नॉर्मल फॉर्म फिलिंग होती है ना, जी, जी। उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया कि मेरा नाम ये है, मेरा पासपोर्ट डिटेल ये है, मेरा टाइटल ये है, मेरा एड्रेस ये है, मेरी लिक्विड इतनी है, मैं वहां जाके इतना खर्च करूंगा, मेरी पत्नी जा रही है तो वो भी इंडिपेंडेंट है, वो अपना खर्चा करेगी, या मेरी पत्नी मेरे पे डिपेंड होकर जा रही है, इसका खर्चा मैं करूंगा। ये बहुत तरीके की तमाम डिटेल्स होती हैं वो सब जो कि उस पर आप डालनी assist होती है। कराएंगे। हाँ, सो वो अगर वो खुद चाहे तो खुद भी कर सकते हैं, ज्यादातर लोग आजकल खुद भी कर रहे हैं, नहीं तो हमें अगर बोलेंगे तो हमारा एक सर्विस चार्ज होता है, हम उसको लेकर के वो चीज़ों को असिस्ट कर देते हैं। वीज़ा आप मतलब असिस्ट करेंगे बनवाने में? एग्जैक्टली। और एक चीज़ और सर, वीज़ा कोई हमारा काम नहीं है, वो एम्बेसी का काम है। आपके इंटरव्यू की डेट फाइनल हो जाती है, आप एम्बेसी में जाइए। अब एम्बेसी के ऊपर है, वो फॉर्मल इंटरव्यू वहाँ होगा आपका। इंटरव्यू के लिए या नॉर्मल पर्टिकुलर्स जो क्वेश्चनर होते हैं उसके लिए वो आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे, उनको डाउट लगा, क्योंकि सर आपको पता है कि यहाँ पे अच्छी चीज़ें होती हैं, हर कंट्री का ऐसा, मैं इंडिया को नहीं बोलूँगी कि अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें होती हैं। तो आपका पर्पस जाने का क्या है? आपने नाम चेंज करके पासपोर्ट फ्रॉड तो नहीं है आपका, मतलब आपने कोई डुप्लीकेट तो नहीं बनवा के रखा है। तो वो जब वो सेटिस्फाइड हो जाती है उस इंटरव्यू में, तो फिर आपका वीज़ा वो भेज देती है प्रोसेस में, अदरवाइज आपका वीज़ा रिजेक्शन में डाल देती है। वेरी गुड। तो यानी कि आप अगर जाना चाहते हैं तो बस आपकी डेस्टिनी है, डेस्टिनी टू अस। अच्छा, ये बताएं अनामिका जी कि आप किस उम्र से जुड़ी हुई हैं? मुझे लगता है कि मैं 20s में ही थी, 22 ऑनवर्ड शायद मैं आई होंगी। और मेरी एक एक्सीडेंटल एंट्री हुई इस इंडस्ट्री में, कोई प्री प्लानिंग नहीं था। प्लानिंग तो मेरा एक ड्रीम कह सकते हैं, बिकॉज शायद फादर इंडियन एयरफोर्स रिटायर्ड है, तो दिमाग में पायलट बनने का ही था। सो वो धीमे धीमे धराशायी हो गया। जब मैं 10th 11th में पहुंची तो मेरी मैथ्स और फिजिक्स उतनी स्ट्रांग नहीं थी, सो मैंने वो प्लान, मैंने कहा भाई छोड़ो, अब जो देखा जाएगा, जैसी सिचुएशन आएगी। सो होता क्या है कि हम वो एज ऐसी रहती है ना कि हम किसी से भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। हमारे फ्रेंड ज़्यादातर हमको इन्फ्लुएंस करते हैं, या उनसे जुड़े हुए चीज़। घर के लोगों को तो वो घर की मुर्गी दाल बराबर ही होती है। सो हमने बहुत महंगी है। सो हमें लगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जब बीएससी कर रही, तब तक कोई टारगेट डिसाइडेड नहीं था। बीएससी करी तो मेरे कॉलेज में एक मैडम थी, काफ़ी नॉलेजेबल, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी उनकी, बहुत इंटेलिजेंट थी। सो उनको बहुत कम एज में उन्होंने भी ज्वाइन किया था, तो उनको मैं ऑब्जर्व करती थी कि अरे इन्होंने कितना बढ़िया एक मुकाम हासिल किया है। सो मेरा दिमाग हुआ कि मैं भी फिर एजुकेशन में ही जाऊंगी। सो वही समर वेकेशन चल रहे थे, तो मेरा एक फ्रेंड आया, उसने बोला कि तुम्हारा क्या प्लान है? मैंने बोला बस वही एमएससी करना है, नेट जेआरएफ ऐसे ही। तो कह रहा है कि नहीं, एक मास्टर ऑफ टूरिज्म का कोर्स आया है, तुम उसको करो। तो फिर मेरा पहला ये था कि मुझे गाइड नहीं बनना है, और मैंने मना कर दिया था। सो गाइड इज़ नॉट अ गुड जॉब, क्योंकि आज हम उनकी वैल्यू समझ रहे हैं। सो बट मैंने थोड़ा सा स्टडी किया तो मेरे को लगा बहुत ही ब्रॉड इंडस्ट्री है ये। सो लेट अस ट्राई। सो मैंने ट्राई किया, और आज क्या, मुझे ज्वाइन करने के बाद से इंडस्ट्री कोई सिंगल डे ऐसा नहीं रहा है जब मुझे डिससेटिस्फेक्शन लगा हो। इवन कोविड वॉज द पीरियड, सारी इंडस्ट्री हैम्पर्ड थी, हम लोगों की सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि हम घुमाते हैं, कोई घूमने ही नहीं जाएगा, मूवमेंट ही नहीं होगा, तो आपका कुछ वॉल्यूम नहीं होगा। उस टाइम पर भी मैंने कभी सिंगल डे, मेरे को रिग्रेट नहीं रहा। ये रहा कि ठीक है, समय फिर से आएगा, मैंने भी बिजनेस शुरू किया था जीरो से, मैं फिर से जीरो से शुरू करूँगी। सो उस तरीके से इंडस्ट्री से मैं जुड़ी, और शुरू के मैंने 3-4 साल जॉब करा, उसके बाद से फिर अपने बिजनेस में आ गई, और आज खुशी खुशी। और अगर हम बात करें अनामिका की, हाँ, तो बहुत अभी अनामिका को कैसा फील होता है? अभी मैं बहुत खुश रहती हूँ, मेरी इंडस्ट्री से बहुत खुश रहती हूँ। देखिए, हमें लोग कब याद करते हैं? जब वो ऑलरेडी खुश रहते हैं। अपनी खुशी को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें याद करते हैं, उन्हें पैसे खर्च करने के लिए उन्हें घूमना है। सो हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि आप पे कोई ट्रस्ट कर रहा है। देखिए, टूर पैकेज का मतलब, ये इंडस्ट्री थोड़ी सी लग्जरी है। अगर मैं प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो
डोमेस्टिक की अगर कम से कम भी आप टूर पैकेज की बात कर रहे हैं तो बहुत सस्ते से सस्ता 20,000 कम से कम आपके खर्च होंगे, 15 से 20,000। सो उतना पैसा कोई खर्च कर रहा है, कोई भी इंसान हो, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, चाहे दुनिया का कोई भी प्राणी क्यों ना हो। सो हमें लगता है कि वो पैसा इतना खर्च कर रहा है तो उससे या उससे 1 रुपये बढ़ा करके ही हम उनको सर्विस के थ्रू रिटर्न करें जी। वो सेटिस्फाइड रहेगा तो वो 2-4 लोगों में आपकी भले तारीफ ना करे, लेकिन कभी चर्चा आएगी कि उसको घूमने जाना है या उसके किसी रिश्तेदार को घूमने जाना है तो वो आपको रेकमेंड करेगा। और एक मन में आपकी भी ये रहे कि हाँ मैंने एक अच्छा काम किया, कम से कम उन्होंने मेरे पे इतना ट्रस्ट करके। और आज की डेट में तो सर ऑनलाइन में सब कुछ चीज़ें अवेलेबल है जी। एनीबडी कैन पिक एनीथिंग फ्रॉम ना वेबसाइट या बहुत सारे सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट्स चलते रह रहे हैं आजकल। सो अगर आपको कोई दे रहा है कोई चीज़ विश्वास करके, और ये तो बेसिक था सर, पैकेज तो सर लाखों रुपए तक जाते हैं जी। अब इसको अगर आप इंटरनेशनल की बात करेंगे तो थाईलैंड, तो आपका पहला क्वेश्चन थाईलैंड से शुरू था बिंग मेरे लिए पहला आता है। सो कम से कम पैकेज इंटरनेशनल का ठीक है, अगर आप टिकट वगैरह ले करके करें तो 50,000 कम से कम उसकी शुरुआती कीमत रहती है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर फैमिली में 10 लोग 5 लोग ऐसे हैं तो ऐसी इनकी चीज़ें बढ़ती जाती हैं। तो ये एक बड़ा अमाउंट होता है, और जितना बड़ा अमाउंट होता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही बड़ी हो जाती है सर। और पैकेज का मतलब कि आपको, तो आपने मुझे कॉल किया, बोल दिया मेरे को वहाँ जाना है, मैंने पैकेज बना लिया। मेरे को पैकेज बनाने में बहुत टाइम लगता है, चाहे मेरी टीम को बनाने में बहुत टाइम लगता है। उनका एयर फेयर देखना कि वो ज़्यादा तो नहीं आ रहा है, उस कम पैसे में क्या मैं उनको कुछ अपग्रेडेड सर्विसेज दे सकती हूँ। फॉर एग्जांपल कि उनका कोई डेस्टिनेशन अगर ओशन बीच का है तो नॉर्मल डिलक्स रूम हमने दिया है। सो क्या हमारा बिजनेस टर्म्स उनसे अच्छा है तो हम थोड़ा सा बस एक लिटिल बिट अमाउंट ऑफ डिफरेंस, नो ज़्यादा लेके नहीं, उनको हम इनहेंस सर्विस दे सके। उनकी बर्थडेज है इन बिटवीन या एनिवर्सरीज है तो उसमें हम उनको सरप्राइज़ क्या दे सके। तो ये छोटी चीज़ें करके हमें भी बहुत खुशी होती है। ऐसा नहीं है हम स्वार्थी हैं उस चीज़ के लिए कि हमें खुशी हुई हमने ये कर दिया। अच्छा ये बताइए अनामिका जी, अभी आपने थाईलैंड का नाम लिया तो हम ये जानना चाहेंगे, मासूम सा सवाल है मेरा, कि लोग थाईलैंड ही क्यों जाना चाहते हैं? देखिए आपका तो अनुभव है, मेरा अनुभव है, और मैं जब पहली बार थाईलैंड गई थी तो मैं, पता है आपको, बड़ा फनी सा रिप्लाई है। हम लोग भेजते तो बहुत ज़्यादा है, हम लोग की बात करने का तो स्टाइल ऐसा है कि आपको लगेगा भाई कहाँ कहाँ घूम के आ चुका है। सही भी है और उतना सही भी नहीं है क्योंकि वो हम लोगों की एक आदत हो जाती है और नॉलेज तो हो ही जाता है बहुत ज़्यादा डेस्टिनेशंस का। थाईलैंड का क्या है, थाईलैंड ट्रूली लेजर डेस्टिनेशन है। इंडिया की कंपैरिजन में वहाँ का और यहाँ का जो करेंसी का डिफरेंस है, जैसे यहाँ का 1 रुपये वहाँ का 2.5 रुपये ऐसे रहता है जी। फिलहाल कई सालों से ऐसे ही है। सो वहाँ पे घूमना सस्ता है। आपको इंडिया में जो बीचेस हैं, अंडमान को अगर हम छोड़ते हैं तो उतना क्लीन बीच और कहीं आपको आसपास में नहीं मिलेगा, या तो फिर मालदीव्स वगैरह थोड़े से एक्सपेंसिव है, थोड़े से नहीं काफ़ी ज़्यादा। सो थाईलैंड उनको इकोनॉमिकली सस्ता पड़ता है। लैंग्वेज का तो नहीं बोलूँगी क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज थाई है, बट ये है कि उनको सस्ता पड़ता है, अपने हिसाब से फ्रीली घूम लेते हैं। बाकी अदर मिथ हैं उनको मैं मिथ ही मानूंगी क्योंकि मैं पहली बार गई थी तो ये सोच के गई थी कि चलो जाते हैं, ये लोग इतना जाते हैं और अपनी बीवियों को क्यों मना करते हैं कि हम अपने रेगुलर क्लाइंट से कहते हैं कि सर मैडम को भेजिए, अरे वो क्या करेगी जा करके वहाँ। सो मैंने सोचा मेरा जवाब तो ये है कि जो आप करते हैं वो देखने के लिए जाना चाहते हैं। लेकिन मैं जब गई तो मतलब फॉर्चुनेटली मेरी पहली ही मुलाकात, जब डे 1 मैं ट्रिप के लिए निकली, मेरे साथ ट्रैवल ट्रेड पार्टनर ही थे। सो पहली फैमिली जो मेरे को दिखी उसमें से सबसे छोटा टूरिस्ट 5 साल का था और सबसे बड़ा टूरिस्ट 75 ईयर्स का था। एक लेडी थी और उन्होंने स्टिक ली हुई थी। सो वहाँ पे मुझे एक इंस्पिरेशन मिली कि आप डिफेम करना है तो देखिए आपके पास बहुत सारे वर्टिकल्स रहेंगे, आप किसी को कुछ भी कह के डिफेम कर सकते हो। ये तो इंसान के अपने इंडिविजुअल थॉट्स होते हैं कि मैं क्या देखने जा रहा हूँ या मैं क्या करने जा रहा हूँ। सो बहुत अच्छी जगह है। उसमें थाईलैंड में केवल पटाया बैंकॉक ही नहीं है, शॉपिंग के लिए बहुत अच्छी जगह, कपड़े वपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं और अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। देन फुकेट है, कोह सामुई है, बहुत सारे क्राबी है, बहुत सारी जगह हैं। क्योंकि देखिए प्रमोट ज़्यादा हुआ है, जाना आसान है इंडिया से वहाँ के लिए, फ्लाइट्स की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। हमारे यहाँ कलकत्ता से सस्ता फेयर मिल जाता है, तो लोग सोचते हैं कि चलो बिजनेसमैन है कोई या सर्विसमैन है तो मेरा कम टाइम में। कहने वाली बात है, अब हम अगर घर से निकल
चलते हैं तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मंदिरालय सब कुछ पड़ता है, Right. जहाँ जिसको जो opt देखना होगा करना है, आपको वही दिखेगा। जो हमें देखना है, जो हमारे व्यूज हैं हमें वही Right, दिखेगा। right. अच्छा ये बताइए कि जब आप काफी कम एज में ही जब आई थी आप टूरिज्म इंडस्ट्री में, और जब आपने डेस्टिनी टूर्स का उद्घाटन किया, तो क्या चैलेंजेस थे उस समय? क्या कभी कुछ चैलेंजेस फेस हुआ? मुझे लगता नहीं है कि मुझे चैलेंजेस फेस हुआ। चैलेंज आपका एक्चुअली आपके साथ होता है। आपने अगर ये सोच लिया कि मुझे ये काम करना है तो आपके लिए कोई चैलेंज है ही नहीं। आप ही अगर थोड़ा सा डाउन हो जाओ, अरे यार मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगी, तो वो चैलेंज है आपके लिए। आपको उसको ब्रेक करना है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप दुनिया में ना कर सको। मतलब मैं ऑब्वियसली सही चीज़ों की बात ही कर रही हूँ। सो मेरे को ऐसा चैलेंज नहीं लगा। हाँ, ये है कि अपनी जगह बनाने में बहुत टाइम लगा। आज जो चीज़ों की नॉलेज या जो फ्रीडम हमें है काम करने की, तब वो नहीं हुआ करती थी। वही लैक ऑफ नॉलेज, और मैं ज़्यादा और कुछ नहीं बोल पाऊंगी इस बारे में। और चैलेंजेस को शायद चैलेंजेस के लिए आप ना लें, एक पॉजिटिव, मतलब एक पॉजिटिव चैलेंज उसको लें, मेरे को करना है ये, तो कोई चैलेंजेस ऐसा नहीं है। हाँ, सर्विस को लेकर के कभी कभी कुछ इश्यूज आता है, क्योंकि देखिए आप कोई भी काम करते हैं तो वो एक एसोसिएशन या एक टीम वर्क होता है। अकेले आप सोचो कि मैं अकेले राजा बन गया या मैं अकेले चला रही हूँ ये चीज़, मैं डेस्टिनी, हाँ, उसके लिए आपकी टीम होती है, प्रजा होती है, राइट। आपको सबको सबके हिसाब से चलाना होता है। जी जी। जैसे आपने देखा होगा कि गार्ड की जो ड्यूटी है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। वहाँ पे क्यों नहीं लिखा जाता कि ग्रेजुएट चाहिए? जब आदमी ग्रेजुएशन करता है तो उसके अंदर एक ठहराव आ जाता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। गार्ड को अगर 10+ है तो वो थोड़ा सा उतना ज़्यादा इंटरेक्शंस नहीं हुआ इसका प्रोफेशनलिज्म में, तो वो आपको रोकेगा। वो मैं गई, उसने बोला कि उसको पता है कि इनको नहीं आना है, तो मुझे रोकेगा, तो मैं उससे बहस करूँगी तो मुझसे लड़ेगा नहीं जाना है तो नहीं जाना है। अब आप ग्रेजुएट को बैठा देंगे, पीजी को बैठा देंगे, सर प्लीज सर अलाउड नहीं है, ओके अरे हटो हमको जाना है, वो कह के चला जाएगा। सो ये चैलेंजेस होते हैं हमारे, क्योंकि वर्टिकल्स बहुत सारे हैं, हर तरीके के लोगों से इंटरेक्शन करना पड़ता है। जब वो को समझ में आ जाता है कि हाँ हमसे इनको काम, मतलब हमारा काम इनसे चलना ही है, हमारा भी प्रॉफिट है, इनका भी प्रॉफिट है, और आगे बिजनेस हम एक्सचेंज करते रहेंगे, तो फिर धीमे धीमे चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं। अच्छा, ये बताइए अनामिका जी कि अनामिका एक सहमी सी लड़की, शुरू में कुमलाई सी, शर्माई सी लड़की जब आई, जब इस प्रोफेशन में, तो एज ए गर्ल, एज ए लड़की, क्या कभी कोई प्रॉब्लम फेस हुई? कभी आपको अफसोस हुआ हो कि गलत जगह आ गए? अफसोस तो नहीं हुआ कभी, अफसोस सच में कभी भी नहीं हुआ, सिंगल डे भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, कुछ एटमॉस्फेयर, बीइंग अ गर्ल, उसको डिनाई कभी नहीं कर सकते हम। कुछ ऐसे माहौल रहते हैं जिनमें आपको एक चैलेंज मिलता है, हमारे अंदर एक डर रहता है कि बहुत सारी टीजिंग हमने फेस किया है। मुझे नहीं लगता कोई डिनाई करे या एक्सेप्ट करे कोई लड़की ऐसी हो कि जिसने किसी भी तरीके की टीजिंग फेस नहीं की हो। तो हम जब ऑफिस जाते थे, ऑफिस से आते थे, तो ऑफिस में तो नो डाउट आपको रेगुलर वहाँ जाना है, तो वहाँ पे आपको ऐसा माहौल नहीं मिलेगा। और टचवुड मेरी जो कंपनी थी, मैंने इसके बारे में आपको बताया, वहाँ पे तो मेरे को बहुत फैमिली एटमॉस्फेयर था। बेटा बेटा कह के लोग बात करते थे, बहुत कम एज थी, सीखने को मिलता था। उसमें थे कुछ 1-2 लोग ऐसे, तो ठीक है, उनको उनके हाल पे छोड़े, लेकिन एक डर आता था कि मतलब मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं कोई कर लेगा या मेरे को गलत डायरेक्शन में तो नहीं ले जाएगा। तो उसमें बस अपने प्रिंसिपल, अपने फैमिली की गाइडलाइंस को फॉलो किया, और जैसे वही है कि आप जो देखेंगे आपको वही दिखेगा। तो हमने देखना ही नहीं था, हमें उस राह पे जाना ही नहीं था। सो हम गए, थोड़ा कभी कभी टाइमिंग का हम लोगों को बहुत रहता है कि कहीं से आ रहे हैं, जा रहे हैं, रात का समय है, तो ठीक है कि नहीं है, तो उसमें अपने आप का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आप उस चीज़ का ध्यान, मतलब अननेसेसरी चैलेंज भी मत लो कि नहीं मैं तो वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं ये काम कर लूँगी। वहाँ पर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि आप अनवांटेड चैलेंजेस को मत लो, आप उसको पॉजिटिव लो। जब वही है ना कि फट्टे में टांग अड़ाओगे तो प्रॉब्लम तो होगी, तो एक अपनी भी प्रिंसिपल्स बना के चलो लाइफ के, तो दिक्कत नहीं आती है। सो आज टचवुड सब कुछ बहुत सही है और आगे भी सही ही रहेगा। तो हम ये चाहेंगे कि आप जो लोग नए एंटरप्रेन्योर्स इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं बताना चाहूँगी कि देखिए, सोशल मीडिया, अब हमने बचपन से पढ़ा है कि विज्ञान एक अभिशाप भी और वरदान भी है। ये मैं आजकल हमेशा फील कर रही हूँ, जैसे AI का ज़माना है। जी बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, और चाहे सोशल मीडिया जब से आया तो लोगों को अधजल गगरी छलकत जाए वाला हाल हो गया है कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलती है, उनको लगता है कि उनको बहुत कुछ पता है। तो ऐसा नहीं है। आप हमें कभी वर्कआउट करते हुए देखेंगे, हम जब किसी फाइल को बनाते हैं तो कितना टाइम लगता है उसमें।
सो इनको क्या लगता है कि सोशल मीडिया पे चीज़ अवेलेबल है, उन्होंने बनाया और आकर के दे दिया, डिलीवर कर दिया, हमारा पैकेज डन हो गया। नहीं, उसके आगे पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और चैलेंजेस ये है कि आप किसी चीज़ के लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लीजिए पहले, कैसे काम किया जाता है, प्रोफेशनल एथिक्स क्या होते हैं, उसमें आपका चल करके जाना क्लाइंट से या किसी मीटिंग में अगर आप बात कर रहे हो हायर प्रोफेशनल से, तो वो आपका क्या तरीका होना चाहिए, आपके जेस्चर कैसे होनी चाहिए, आपका ओवर एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया ने थोड़ा सा स्पॉइल कर दिया है क्योंकि वहाँ पे चीज़ें कॉपी पेस्टेड ही हैं। कोई किसी का दिमाग तो कोई पेस्ट नहीं कर सकता ना, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी कहीं नहीं हो सकती। वहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन का एक कलेक्शन है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। सो प्रोफेशनल लाइफ में आपको अपने बॉस से, क्योंकि मेरा ये रहता है कि कोई कितने भी बड़े बाप का बेटा या बेटी क्यों ना हो, उसको शुरू के 2-3 साल ज़रूर किसी जगह एज एन एम्प्लॉय काम करना चाहिए, क्योंकि आपको मार्केट और पब्लिक से डील करना आता है। आपके अंदर शुरू से अगर बॉसिज्म आ जाएगा तो आप फिर आपका वो बहुत मुश्किल है, ग्रोन अप के चांसेस कम हो जाएंगे। बहुत कम है, आप अपना सर्कल ही नहीं डेवलप कर पाओगे। सो हम आजकल देख रहे हैं कि हमने फेस किया है कि आजकल के न्यू एम्प्लॉयज़ जो आते हैं उनके में ये सब चीज़ों की बहुत कमी है, और दिमाग इतना टेंटेटिव हो चुका है कि मतलब हम लोग का जब टाइम था, आज भी ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि आज नहीं वैसे हैं, बट हम लोग का टाइम था, हम लोग को एक पॉइंट दिमाग में रहता था कि मेरे को जॉब करना है, क्या सैलरी मिलेगी, क्या होगा ये नहीं, मेरे को सीखना है। आजकल के ज़माने में पहले सैलरी की पे आता है, जबकि आप पहले ये तो देखो कि आर यू मतलब रियली एलिजिबल टू गेट दैट सैलरी, तो फिर आप आगे की बात करो। और हम भी इंटरव्यू लेते तो हमें समझ में आ जाता है, तो कभी कभी तो कहना भी नहीं पड़ता है ये एम्प्लॉयज़ को या जिसका इंटरव्यू लेते हैं कि आपको क्या सैलरी हम देंगे या क्या सैलरी आप मतलब एक्सपेक्ट करते हो। सो प्रोफेशनलिज्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये सोचो कि मैं चला लूँगा, मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी, इट्स नॉट एज ईजी। हम इस लेवल पे आके इतनी आसानी से ये बात कह दे रहे हैं, इसके पीछे तो बहुत स्ट्रगल, बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं। सो अगर वाकई वैसा नेम और फेम टचवुड अगर आपको करना है तो एक बेस पकड़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर जो हमारे दर्शक हैं द सुधांशु शो के दर्शक, अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपके थ्रू उनको मिल सकता है। बाकी मेरी वेबसाइट है www.destinytravelsandtours.com, उसके थ्रू मेरे को अप्रोच कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी भी वहाँ पे दी हुई है, और बाकी पैकेज वगैरह के भी इंफॉर्मेशन हैं, तो आप जिस भी वे में चाहो मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। वैसे आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए बहुत थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच मेरे को इतना समय देने के लिए और मेरा समय लेने के लिए, सहन करने के लिए मुझे। तो नो डाउट बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। सेम हियर सर। तो आज हम लेते हैं अनामिका जी से विदा। अगली बार हम होंगे एक नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक देखते रहिए द सुधांशु शो। नमस्कार। नमस्कार।